welcome back to another video. मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल and you're watching channel Unicom. So as you all know, we are going through a 11 days challenge for all of you. तो आज है डे 7 इस चैलेंज का और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 मार्केट चैप्टर। आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मार्केट चैप्टर का चैप्टर 4.1 मैंने दे दिया है। आई होप आप सभी ने उसे देखा है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे हमारे मार्केट चैप्टर को आगे। देखिए आईसीआई के वेटेज के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 15 से 18 नंबर का वेटेज रखता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था। पर अगर आप नवंबर 19 एग्जाम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ये चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, यानी कि हमने मार्केट के सारे क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे या फिर कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट, कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ये सब हमने अच्छे से देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर आप क्लिक करें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो देखो अब आगे हम अगर बात करें मार्केट्स के क्लासिफिकेशन की, तो हमने देखा था कि कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन एंड ओलिगोपोली कंपटीशन। ठीक है, ये 4 मार्केट्स होते हैं। तो इन चारों मार्केट्स को ही हम डिटेल में इस पूरे चैप्टर में आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन सभी को देखें, इन सभी को समझ सकें, हमें सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि टीआर, एमआर, एआर, इलास्टिसिटी, ये सब क्या होता है और इनका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है आपस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फुल फोकस और फुल एनर्जी के साथ आज हम हमारा लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी चीजें हम देखेंगे। आप सब एकदम ध्यान से यहाँ पे सुनना और जैसे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ उसी तरीके से एग्जैक्टली आप अपनी नोटबुक में या अपने मॉड्यूल में साइड में कहीं पर भी नोट करेंगे, क्योंकि आपके मॉड्यूल में इस तरीके से नहीं दिया गया है। वहां पर बड़े पैराग्राफ्स दिए गए हैं जिनको समझने में आपको दिक्कत होती है और कंफ्यूजन होता है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो परफेक्ट और इम्परफेक्ट 2 मार्केट कॉम्पिटिशंस हैं, ठीक है, 2 मार्केट फॉर्म्स हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कुछ फीचर्स हम समझते हैं, बहुत लेमैन भाषा में, इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे, आपको याद अपने आप हो जाएगा। ओके, सो फोकस हियर। देखो परफेक्ट और इम्परफेक्ट 2 कॉम्पिटिशंस हैं, ठीक है, मार्केट फॉर्म्स हैं। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन का नाम ये क्यों पड़ा? सबसे पहले देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब देयर इज वेरी हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, इट इज अ थियोरेटिकल सिचुएशन, ये केवल बुक्स में होता है। असल लाइफ में अगर आप एग्जाम्पल ढूंढने जाओगे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का तो आपको नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस मार्केट के, क्या हैं? पहला हमने देख लिया कि इट एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी, दूसरा इट इज हैविंग वेरी हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन एंड थर्ड इज सिमिलर गुड्स आर देयर। ठीक है, होमोजेनस भी आप बोल सकते हो, होमोजेनस, है ना। तो यहाँ पर सिमिलर तरीके के गुड्स होते हैं। अब देखो आगे देखो, यहां देखो हमने देखा कि नंबर ऑफ सेलर्स आर वेरी लार्ज, है ना, फर्स्ट चीज। तो बहुत ज्यादा सेलर्स है मार्केट में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ आप बताओ? अगर बहुत सारे सेलर्स हैं, अगर आप कुछ भी खरीदने चाहते हो और बहुत सारे लोग उसे बेच रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अगर एक जना भाव बढ़ाकर बोलेगा, कोई भी चीज खरीद रहे हो आप, इलेक्ट्रॉनिक से, सब्जी से लेके, फ्रूट से लेके, फ्लावर्स, कोई भी चीज, अगर एक जना हाई प्राइस बोलेगा, अगर ठीक से बिहेव नहीं करेगा, XYZ कोई भी ऐसा रीजन होगा, तो आप फट से दूसरे सेलर के पास चले जाओगे, राइट। So when there are large number of sellers, very large number of sellers, then there is so many choices available to the consumer. Consumer buyer के पास बहुत choices है। और एक और चीज हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स बहुत लार्ज है, इसका मतलब कि एक इंडिविजुअल कोई भी फर्म की अगर आप बात करोगे तो इंडिविजुअल फर्म का मार्केट शेयर बहुत कम होगा, ठीक है। सो मार्केट शेयर इज मिनिमम। एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, मानो कि एक्स लिमिटेड है ना, तो इस पूरी इंडस्ट्री में एक्स का शेयर बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्स के जैसे बहुत सारे सेलर्स और हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है। सो यू कैन से मार्केट शेयर इज मिनिमम और वेरी नेग्लिजिबल, ना के बराबर, बहुत कम से है। अब आप बताओ, अगर डिसीजन मेकिंग में या फिर इन्फ्लुएंस में आपका शेयर
आपका से बहुत ज्यादा कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो आपकी पावर कम हो गई, आपकी वैल्यू कम हो गई, मतलब आपकी डिसीजन चले या ना चले वो डिपेंड आप पर नहीं करता, वो बाकी लोगों पर करता है ना। तो यहाँ पर जो एक्स लिमिटेड फर्म है उसकी डिसीजन बिल्कुल भी मार्केट में चले या ना चले उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसको किसकी बात माननी पड़ेगी? उसको मार्केट की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उसके जैसे यहाँ बहुत हैं। तो देखो यहाँ पर इसका मार्केट शेयर मिनिमम है या ना के बराबर है, सो इट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट, नो इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट और द इंडस्ट्री। इसका मतलब इट कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? ये जो एक्स लिमिटेड है, ये जो फर्म है, इसका बहुत ही छोटा सा शेयर है, बहुत नेग्लिजिबल सा पार्ट है, रोल है इस मार्केट में, क्योंकि उसके जैसे हजार और बैठे हैं। इसका कोई भी, इसलिए ये जो है सेम प्रोडक्ट के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया सिमिलर गुड्स या होमोजेनियस गुड्स होते हैं यहाँ पर, तो इन सेम प्रोडक्ट्स के लिए ये हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। इसका मतलब द फर्म इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर, नॉट द प्राइस मेकर। मतलब प्राइस को ये मेक नहीं करता, प्राइस मेकर नहीं होता। ये क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, जो मार्केट की प्राइस होती है वो इसे लेनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहां मैंने लिखा है इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। ये कैसे हुआ ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, देखो ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये पूरी साइकिल समझाई, आई होप आपने एज इट इज इसको अपने नोटबुक में या पेपर पे नोट कर लिया है। देखो एक बार फिर से हम जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं। हमने जाना कि परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत ही कम हो जाता है, पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो, इसलिए उनके पास कम पावर होती है, वो मार्केट प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वो सेम या सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट, इसलिए वो हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते उसी प्रोडक्ट के लिए। इसलिए हम कहते हैं फर्म्स होते हैं प्राइस टेकर, नॉट द प्राइस मेकर। इन परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, चलो इतना हमें समझ आया। देखो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, वी सॉ इट, दे आर होमोजेनियस, या आप सिमिलर भी बोल सकते हो, एक जैसे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एंड दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, है ना। यानी कि आप क्या कर सकते हो? आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि आप सेम प्रोडक्ट के लिए, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए सेम प्राइस ही चार्ज कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करोगे तो क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन यहाँ देखो प्रोडक्ट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि क्या परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है या नहीं। कई बार वो ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा मार्केट है जिसका एक यूनिक फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर होता है मोनोपोली। ये सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकता। सो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर नो फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। कोई भी फर्म हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। अगर मानो उसने हाई प्राइस चार्ज की तो क्या होगा? क्या होगा? इट विल लूज ऑल इट्स कस्टमर्स टू अदर कंपीटिंग फर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो अगर इसने ज्यादा हाई प्राइस चार्ज की, मानो 10 रुपए में एक प्रोडक्ट बिक रहा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से भी रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मानो इसने इसको 10.02 भी कर दिया, ठीक है। अगर इसकी प्राइस इसने 10 से बढ़ाकर ये भी कर दी एक्स लिमिटेड ने, तो इसके सारे कस्टमर्स टूट जाएंगे, क्योंकि इसके जैसे हजार और अवेलेबल हैं जो कि 10 रुपए पर ही उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो अगर आपने हाई प्राइस कर दिया, प्राइस को बढ़ा दिया, तो यू विल लूज ऑल योर कस्टमर्स टू द अदर कंपीटिंग फर्म्स इन द इंडस्ट्री। ये बात तो समझ आ गई मैम। अब मानो अगर इसने प्राइस को कम कर दिया, मानो इसने प्राइस को कर दिया 9 रुपीज एंड 98 पैसा, मानो ये कर दिया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हर एक कस्टमर जितना स्टॉक खरीद सकेगा, जितना माल खरीद सकेगा, इस एक्स लिमिटेड से इतना वो खरीदेगा। इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी डिमांड, क्योंकि बाकी सब लोग तो 10 रुपए पे बेच रहे हैं और आपने भले 1 पैसा ही कम किया हो, 1 रुपया ही कम किया हो, पर आपने कम किया तो सारे लोग आकर आपसे वो माल खरीद लेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट आपका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन में
TR, AR, MR कर्व्स कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि सारे कंसेप्ट्स आपको यही क्लियर हो जाए, आपको पढ़ना ना पड़े। अब देखो, एक टोटल रेवेन्यू के कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले, कभी भी दो एंटिटीज होती है मार्केट में, एक सेलर होता है, एक बायर, एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला। अब मानो एक सेलर है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारे एक्स लिमिटेड का, ये फर्म है ना, ये पेन सेल करती है। तो मानो इसने 15 पेन 10 रुपीज की रेट पे सेल किया, ठीक है, तो टोटल इसको 150 रुपीज मिला, यानी 15 पेन इसने दिए 10 रुपए की रेट पे, तो इसको 150 रुपए मिला। इसका ये क्या हुआ, या तो आप बोलोगे इनकम या फिर आप बोलोगे रेवेन्यू हुआ मैम, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने पेन दिए और पैसा मिला, इसका रेवेन्यू हुआ। और जो बायर है, मानो कि आपने एक्स लिमिटेड से पेन खरीदे, तो आपने 150 रुपीज अपने पॉकेट से निकाल के एक्स लिमिटेड को दे दिए। अब आपका ये हो गया एक्सपेंस, है ना। तो समझो इस बात को, मैं अगर एक्स लिमिटेड हूं तो मेरे लिए तो इनकम हो गई या रेवेन्यू हो गया, और आपके लिए ये एक्सपेंस हो गया। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, देखो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे इन टर्म्स में बात करो तो क्या हुआ, ₹10, मतलब प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इनटू 15 पेन सोल्ड, क्वांटिटी है ना, मतलब P इंटू क्यू हो गया, PQ टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अगर यहां से आप बात करो तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंस जो भी बायर ने पे किया वो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। या फिर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि बायर ने जितनी प्राइस पे की है एक प्रोडक्ट की इनटू जितने प्रोडक्ट खरीदे हैं, वापस से PQ आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का तो फॉर्मूला हमें समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू का फंडा क्या है। एवरेज का मतलब क्या होता है, जो भी फिगर होता है हम उसे नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं और हमारा AR यानी कि एवरेज आ जाता है। देखो, चाहे हम बात करें टोटल प्रोडक्ट की, हम TP से Q को डिवाइड कर देते थे, तो हमारा जो यहाँ पर क्या था, वेरिएबल फैक्टर्स से, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स हम डिवाइड करते थे TP को, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ जाता था, है ना। ऐसे ही एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा, आप टोटल रेवेन्यू जितना आ रहा है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाएगा। हम बेसिकली हमारी डे टू डे लाइफ में भी एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, टोटल से क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ जाता है। ये तो समझ आया। मैम मार्जिनल रेवेन्यू का क्या केस है। देखो, मार्जिनल का मतलब ही मैंने आपको बताया है, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा या फिर आप बोल सकते हो एडिशनल। देखो, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें हम, तो वो क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू 1 मोर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, है ना। यही तो हमने देखा था। तो हमेशा मार्जिनल क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से जो हमें मिलता है वो मार्जिनल होता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, अगर हमने मानो यहाँ पर इस केस में 15 पेन ना बेचकर 16 पेन बेचे होते, मानो कि हम यहाँ पे 16 पेन सेल करेंगे, ठीक है, और रुपीस तो आपको पता है सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होता है, वो प्राइस मेकर नहीं होता, उसकी इन्फ्लुएंस बहुत कम होती है, वो मार्केट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। अगर प्राइस बढ़ाएगा तो उसकी सेल पूरी डूब जाएगी, और प्राइस कम करेगा तो इनफाइनाइट सेल हो जाएगी, लेकिन वो सेम प्राइस को लेता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा फिर, ₹10 इंटू 16 मतलब 160 इसका हो गया टोटल रेवेन्यू। 16 यूनिट सेल करने से ये टोटल रेवेन्यू हुआ, और 15 यूनिट सेल करने से टोटल रेवेन्यू 15 यूनिट्स कितना था, 150 था। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर मैं आपको बोलूं 16th यूनिट का, यानी मैं आपसे कहूं कि फर्म जब एक एक्स्ट्रा यूनिट 16 पेन बेच रहा है, तब उसको उस एक्स्ट्रा यूनिट के बेचने की वजह से, एक्स्ट्रा एक पेन बेचने की वजह से कितना मुनाफा हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा गेन हो रहा है वो बताओ। तो आप क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू ऑफ 16 पेन्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 पेन्स, यानी कि 160 माइनस 150 कर दोगे और 10 आ जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 16 पेन, ठीक है। यानी हमें बातों बातों में मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला भी समझ आ गया। क्या है मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इज टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला। अब देखो, हमने देखा कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू क्यू होता है ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ
यूनिट सोल्ड एंड द प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने हमारे केस में एग्जाम्पल लिया था 10 रुपीज पे हमने 15 पेन सेल किए थे, तो ये हो गया था आपका 150, तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर 15 पेन सेल कर रहे हो तो 150 मिल रहा है, मानो कि 16 पेन सेल करोगे तो 160 आपका टोटल रेवेन्यू होगा, 20 पेन सेल करोगे तो 200 होगा, और 40 पेन सेल करोगे तो 400 होगा। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। इट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी क्वांटिटी सोल्ड, आउटपुट भी बढ़ रहा है। तो एक चीज समझ आई, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ता जाएगा, मानो पहले 15 पेन बेचे थे, फिर 500, फिर 1000, वैसे वैसे आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। यानी कि आपका जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो कैसा होगा? वो होगा पॉजिटिवली स्लोप्ड, अपवर्ड स्लोपिंग होगा आपका टीआर कर्व। इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया ना प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड के बीच में, प्राइस बोल दो या रेवेन्यू बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बेचा आपने, मानो 15 यूनिट, तो इतना 150 रुपीज आया। फिर आपने 500 यूनिट्स बेचा यहाँ पे, तो आपको 5000 रुपीज आया। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा। ठीक है, सो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, पहली बात। दूसरी बात देखो, यहाँ क्या लिखा है? लीनियर है ये, है ना, इट इज लीनियर। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। आपका जो ये ओरिजिन है यहाँ से स्टार्ट करता है। ये क्यों करता है ओरिजिन से स्टार्ट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। All of you whoever is watching the video, I am asking you a question कि जो आपका टोटल रेवेन्यू टीआर कर्व होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट क्यों करता है, ये आप मुझे बताएंगे अभी कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके। ऑलराइट, ठीक है, तो टीआर कर्व के बारे में हमने 3 चीजें जानी। एक तो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। सेकंड, इट इज लीनियर। थर्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है मैम? इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू को यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना, क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं। अब टीआर का फॉर्मूला देखो क्या है ये, तो यहाँ पर टीआर की जगह पी इंटू क्यू लिख सकती हूँ मैं। यस मैम, लिख दीजिए। क्यू की जगह क्यू सेम लिख दिया। अब इसमें क्यू और क्यू कट जाएगा तो क्या बचा आपके पास? केवल पी बच गया। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू टी। ये आपका निकल के आया, है ना। टीआर की जगह पी इंटू क्यू लिख दिया, क्यू और क्यू कट हो गया, तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल हो गया। मतलब हमें समझ आ गया मैम कि परफेक्ट कंपटीशन में जब आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, मतलब प्राइस के कम करने की वजह से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है ना, तो आपका टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसा होता है। तब एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। चलो अब मार्जिनल रेवेन्यू देखो। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज अ चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्यू। यानी अगर मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्वांटिटी सेल किया, कोई एक्स्ट्रा पेन सेल कर दिया, तो उस एक्स्ट्रा पेन, एक यूनिट एक्स्ट्रा पेन सेल करने की वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया, वो है मार्जिनल रेवेन्यू। तो इट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? एक और फॉर्मूला होता है हमारा, टी आर ऑफ nth यूनिट माइनस TR of n minus 1 unit gives you marginal revenue of nth unit। ठीक है, चलो, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो रेवेन्यू आता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला, चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q। देखो ये सारे फॉर्मूलाज बहुत आसान है, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, न्यूमेरिकल पूछता है वो आपसे। ठीक है, सो चलो ये समझ में आ गया। अब देखो एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है यूनिट से, और हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं। देखो टोटल रेवेन्यू आपको दिया गया है 1000, यूनिट से 100, तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस कितना आएगा? टीआर को हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा ये आंसर आ गया 10। इट इज द एवरेज रेवेन्यू, या फिर आप बोल सकते हो प्राइस एट विच फर्म इज सेलिंग द प्रोडक्ट। प्राइस टेकर होता है फर्म यहाँ पर। ठीक है, सो ये हो गया, ये भी हमें समझ आ गया। अब देखो एक कंक्लूजन पे हम पहुंच गए। जब फर्म का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, कोई भी फर्म का डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब डिमांड कर्व आपका ऐसा है, देखो ऐसा है डिमांड कर्व। ठीक है, मतलब जब आप
ये क्यू है इनिशियल, ये प्राइस है ना। अब देखो जब प्राइस बढ़ जाएगी है ना, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम हो जाएगी। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है ना। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, उल्टा है। एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, एक के कम होने से दूसरा बढ़ता है ना। अगर सस्ता हो जाएगा प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो जब फर्म का डिमांड कर्व ऐसा होता है, जब डिमांड कर्व ऐसा होता है, तब टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा फर्म का, अभी हमने देखा था, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इट विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड, it will be linear. So this is your total revenue curve. क्योंकि हम अगर इतने यूनिट सेल कर रहे हैं तो हमारा टीआर इतना है, और अगर हम हमारे यूनिट्स को बढ़ा देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है वो हमने देख लिया। अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लीनियर होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें सबको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है ना। तो प्राइस टेकर होता है मतलब वो फर्म मार्केट की प्राइस को लेता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है डिमांड कर्व यहाँ कैसा होता है, जैसे जैसे हम प्रोडक्ट की प्राइस को कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, सेल बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था परफेक्टली इलास्टिक होता है यहाँ पर डिमांड कर्व। कैसे, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक की डेफिनेशन क्या है, अ स्लाइट फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इतना सा अगर आपने कम कर दिया प्राइस को तो इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी डिमांड। अगर प्राइस को हल्का सा कम किया तो डिमांड हो जाएगी इनफाइनाइट। अगर प्राइस को हल्का सा बढ़ा दिया तो डिमांड हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो इनफाइनाइटली इलास्टिक होती है हमारी एवरेज रेवेन्यू में डिमांड कर्व। तो यहाँ हमारा डिमांड का होता है इनफाइनाइट, यानी कि ऐसा ऐसा होता है ना डिमांड कर्व। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डिमांड कर्व होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में। अब देखो इस डिमांड कर्व को हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे हमारे आउटपुट या सेल या टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे टीआर भी बढ़ता जाता है ना। और टीआर के बढ़ने की वजह से एआर धीरे धीरे कम होता जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट हियर। सी यूनिट्स 1 2 3 है, गिवन प्राइस है ₹10 बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म प्राइस टेकर होता है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू देखो 1 into 10 is 10, 2 into 10 is 20 and 3 into 10 is 30। ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हो, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते हो। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है, इन दोनों को माइनस करते हो। तो 20 minus 10 is 10, then 30 minus 10 is 10। यहाँ पर आप देखोगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें आपका एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल आ रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल आ रहा है प्राइस के। मतलब आप यहां बोल सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशंस। यहां देखो मैंने क्या लिखा है, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। मैंने आपको बोला डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व बात एक ही है अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ये दोनों होते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या है, ऐसा हो गया ये आपका है ना, ये डिमांड कर्व है या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व है। क्यू इतना हो तो भी एआर इतना ही है, क्यू इतना हो तो भी एआर इतना ही है, एआर इज सेम है ना, एआर इज कांस्टेंट। So perfectly elastic AR curve means it is constant AR। यानी आप बोल सकते हो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू तो इक्वल है, तो आप बोल सकते हो इट इज कांस्टेंट प्राइस। और आप ये भी कह सकते हो MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट। तो मतलब हमें समझ आ गया मैम कि परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ऐसा होता है हमारा कर्व, एआर एमआर कर्व ऐसा होता है। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करो, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, देखो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व। एआर कर्व ऐसा होता है, ना कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
क्यों होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व ऐसा? बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इनफाइनाइटली इलास्टिक होता है. इसलिए हमने यहाँ प्रूव किया AR, MR और T सेम होते हैं यहाँ पर. बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, तो ये ऐसा होता है AR कर्व. अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम AR, MR, TR कर्व इन सब को अच्छे से ड्रॉ करके एक टेबल की मदद से इन्हें समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए थे. सो नेक्स्ट वीडियो में भी आई होप आप साथ रहेंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस. लेकिन जाने से पहले ये अपना होमवर्क प्लीज आप देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8, 10 और 23 मिनिमम ये 6 क्वेश्चंस मॉड्यूल के पीछे दिए गए हैं, आपको जरूर सॉल्व करने हैं. एक बार वीडियो को देखने के बाद जरूर आप अपने मॉड्यूल की लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लीजिए. इन केस आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. I will clear your doubt and we will see you soon in the next video. Stay indoors, stay healthy, study with Unicom. Bye bye.